प्रणाम है आप सभी को। केतु विज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ कृष्णीष्ट मंदिर अम्बाला की केयरटेकर निधि कंसल। एमटेक मैंने किया है, गायनी नेचुरोपैथ। मैं एज अ प्रोफेशनल अब काम करती हूँ। कृष्णीष्ट मंदिर की देखरेख करती हूँ या कृष्णीष्ट मंदिर की देखरेख में खुद को मेंटेन करती हूँ। कुछ ना कर भैया दिल्ली वाले एक ऐसे एक्सपर्ट टेक्नोलॉजिस्ट जिनकी टेक्नोलॉजीज ने दुनिया में सब कुछ बदल दिया है। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उन्होंने एम्बेडेड टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, सनातन कल्चर की टेक्नोलॉजीज को समझा और वो इनोवेट करके हमें दिया जिसकी हमें आवश्यकता थी। 5 सीड नेचुरोपैथी फॉर ऑल काइंड ऑफ हेल्थ केयर। केतु विज्ञान सभी तरह की समस्याओं के लिए रेमेडी सिस्टम। राहु विज्ञान समस्या का कारण यानी कि रूट कॉज समझने के लिए डायग्नोस्टिक सिस्टम एंड हेक्सासीड एशोथेरेपी सिस्टम स्पेशली डिजाइंड फॉर गायनी हेल्थ। महिलाओं के स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हेक्सासीड एशोथेरेपी। तो आइए आज के इस लाइव में हम स्वागत करते हैं अश्विनी जी का, जिन्हें हम कुछ ना कर भैया दिल्ली वाले के नाम से जानते हैं। और आज हम उनसे समझेंगे जो केतु विज्ञान में रेमेडी सिस्टम उन्होंने दिया है, इसमें एंटीनाज का क्या महत्व है। कुछ एंटीनाज ऐसे अवेलेबल हैं मार्केट में जिनको हम केतु कहते हैं कि यदि हम केतु सेतु को धारण करें तो स्पिरिचुअल एनर्जी हमारी इंप्रूव होती है, या अध्यात्म के रास्ते पर अगर हम चल रहे हैं तो केतु सेतु धारण करके हम बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम कुछ ना कर भैया से यही समझेंगे कि ऐसा कैसे संभव हो पाता है, क्योंकि हम नेचुरली जब टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से हैं, विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान की दुनिया में रहते हैं, तो ऐसी पुरातन बातों पर हम कैसे विश्वास कर लें। प्रणाम अश्विनी जी। बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस लाइव प्रोग्राम में। और केतु विज्ञान जो कि एक ऐसा रेमेडी सिस्टम है, शुक्राचार्य ज्योतिष पर आधारित है, जिसके द्वारा हम हर तरह की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशंस हमें मिल सकते हैं। तो आज हम आपसे ये जानना चाहते थे कि एंटीनाज जिनको आप केतु सेतु या कुछ एंटीनाज ऐसे अवेलेबल है एशो मॉल में जो कि रेमेडी के तौर पर यूज किए जाते हैं, जितना जानकारी हमें सोशल मीडिया से मिली है। तो ये एंटीनाज किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि आपने अभी पीछे कुछ एपिसोड्स में हमें ये बताया है कि ग्रहों का हम पर डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर ग्रहों का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है तो जैसे अंगूठी धारण करते थे लोग पहले, एस्ट्रोलॉजी में इसका बड़ा ट्रेंड रहा है, इसी प्रकार से आप एंटीना रिकमेंड करते हैं। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में, ये कैसे असर डालते हैं, बेनिफिट कैसे होता है इनका? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जब एक तो ग्रहों की बात करते हैं और एक हम लोग कुछ लोकों की बात करते हैं। कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, जैसे पाताल लोक है, स्वर्ग लोक है, नरक लोक है और यमलोक है, ब्रह्मलोक है, वो क्या कहते हैं बैकुंठ लोक है, शिव लोक है। ऐसे करके बहुत सारी बातें की जाती है। और एक हम ग्रहों की बात करते हैं, प्लैनेट्स जिनको कहते हैं अंग्रेजी में। मेरे ख्याल से अंग्रेजी की जब बात करें हम तो उसमें लोकों को क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है। लेयर्स ऑफ दिस प्लेसेस कुछ तो है, कहा जाता है, तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है। बट हिंदी की जब हम सनातन प्रक्रिया की बात करते हैं, सनातनता की बात करते हैं, तो सनातन उसमें सनातन सिविलाइजेशन में मैं कहूंगा सनातन सिविलाइजेशन इज एशो सिविलाइजेशन। तो सनातन सिविलाइजेशन में अगर मैं कहूं तो उसमें 14 लोगों की तो बात की जाती है ऑलरेडी, जैसे नाम मैंने बताए अभी आपको। और
पृथ्वी भी एक लोक कहा गया है, सूर्य को लोक नहीं कहा गया, चंद्रमा को लोक नहीं कहा गया। अब यहां पर ये समझने की बातें हैं कि प्लैनेट्स को तो लोक नहीं कहा गया, लेकिन धरती को लोक कहा गया, पृथ्वी लोक कहा गया है। और पाताल लोक और स्वर्ग लोक और ये नरक लोक, ये सब चीजें तो सब जानते ही है, नाम सबने सुने ही है मेरे ख्याल से। और अंग्रेजी में भी हेवन हेल ऐसा कुछ करके है तो सही। तो अब इनको समझने के लिए इनका होने का, एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है। पहली बात तो ये एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर एग्जिस्ट करते हैं, अगर नहीं करते हैं, तो फिर ये नाम क्यों अवेलेबल है। अगर कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो उसका नाम कैसे अवेलेबल हो जाएगा। नाम अवेलेबल ही नहीं हो सकता। कोई ये तो है नहीं कि हवा में किसी चीज का ही रखोगे ना। जब कोई चीज है ही नहीं है तो उसको तुम नाम कैसे दे सकते हो। अगर किसी चीज का नामकरण हुआ है तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट करती है, पहली बात, जो कि मतलब लॉजिकल भी लगती है और समझ में भी आती है, और इसमें कोई डाउट भी लगता नहीं है कि जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ हम उसको नाम कैसे दे देंगे। क्योंकि नाम आजकल जो है कुछ आप देखोगे तो कुछ नाम जो है लड़के वाला, लड़का है लड़की है फर्क नहीं पड़ता, उस नाम से तुम बुलाओ तो नाम दोनों जेंडर पे सूट करता है। व्हाट डज इट मीन कि क्या हमारे पास नामों की कमी हो गई है कि हम लड़कों का नाम अलग नहीं रख सकते और लड़कियों का नाम अलग नहीं रख सकते। लड़कों और लड़कियों में पहचान ना हो नाम से। क्या हम इतने गरीब हो गए हैं कि हमारे पास इतनी वोकैबुलरी भी नहीं है कि हम लोग नाम से ही पहचान ले कि लड़का है या लड़की है। कमाल की हमारी लिमिटेशंस बढ़ती जा रही है कि पहले ये था कि नाम से पता लग जाता था कि हम लड़के की बात कर रहे हैं या लड़की की बात कर रहे हैं। और अब सिचुएशन ये हो गई है कि हमें यही नहीं पता कि हम नाम से लड़का है लड़की है या न्यूट्रल है, कौन सा जेंडर है, पता ही नहीं लगता। और अनफॉर्चुनेटली द एजुकेशन हैज लीडेड अस टू दैट पॉइंट कि हम अब नाम वो रखने लगे हैं जिससे जेंडर पता ही ना लगे। तो इसका मतलब ये हुआ ऐसा नाम रखने की जरूरत ही क्या है जिससे जेंडर पता लग रहा है। किसी के चेहरा देखकर, हाव भाव देखकर हम उसका जेंडर ब्रेकआउट कर सकते हैं। नाम, बहुत सारे नाम जनरलाइज्ड हैं, जैसे कि बॉबी या ऐसे कई नाम हैं। हमें ऐसा नाम रखने की आवश्यकता ही क्या है जिससे रिफ्लेक्ट होता हो हमारा जेंडर या किसी का जेंडर। व्हाई इज इट एग्जैक्टली नीडेड। करेक्ट। सो इसीलिए तो लड़कों ने लड़कियों की ड्रेसेस पहननी शुरू कर दी और लड़कियों ने लड़कों की ड्रेसेस पहननी शुरू कर दी। कि क्या फर्क पड़ता है। जेंडर इज द की एंड यू हैव थ्री जेंडर्स, your body is consisting of three genders. You have forgotten that, and in that process you have forgotten what is your gender contradiction, and in that process you have missed the entire possibility of getting freedom. You have lost the entire possibility of getting freedom. You have lost the entire possibility of getting enjoyment. You have lost the entire capability of enjoying happiness. Do you know that? What a big damage you have got because of making the gender common gender. The only gender, you should not be knowing the gender of the person. There is no need to know the gender of the person. उस चक्कर में हम लोगों ने क्या क्या खो दिया पता ही नहीं है तुम लोगों को, किसी को नहीं पता ये बात। कोई समझना नहीं चाहता कि हम खो क्या रहे हैं। हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं और माइंड एंड ब्रेन को, एक माइंड का जेंडर अलग है और बॉडी का जेंडर अलग है, ये बात हमें समझ में ही नहीं आई कभी। और ब्रेन का जेंडर अलग होता है, इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। तो ये सारे के सारे कंफ्यूजन इसीलिए आए हैं कि हम लोगों ने जेंडर को छुपाने के लिए पहला स्टेप नाम रखना वो ही गड़बड़ कर दिया। वहीं पे ही सारा का सारा मैस कर दिया कि हमने नाम चुनने में ही नाम जो है वो रखने शुरू कर दिए जिससे पता ही ना लगे कि कौन सा जेंडर है। दैट मीन्स वी हैव एक्सेप्टेड आवर जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन
in such a way that we don't even talk about it, and we started losing all kind of happiness from our human birth. ठीक है कि other births you do not know what genders are, who cares, but in human birth there is a possibility of knowing the advantages of genders. We have lost everything. We have killed ourselves. We have pushed ourselves to that extent that we have forgotten what is happiness. We have started thinking laughing is happiness, and we are laughing on others. Then somebody told, laugh on yourself. So we started laughing on self. But are we able to achieve happiness anywhere? We forgot that what does happiness means. It is we are becoming slave of laughter rather than looking for locating happiness where it exists. We have lost the seed of happiness and we have cultivated the seed of jealousy. So we had two seeds, seed of happiness and seed of jealousy. We forgot the cultivation of seed of happiness and we started cultivating the seed of jealousy. And that led us to reach a level that today we are not able to identify, find the gender of the person itself. That within the person, there are three genders available. All the three can be same, all the three can be different. So, person is fighting with himself itself or herself itself all the time. And the other person with whom the marriage has taken place or the project has started, we forgot how to become team member. We only learned to become team leader. And everybody wants to become team leader. Then who will work? Team leader बनना क्यों चाहते हैं लोग? क्योंकि उसमें काम नहीं करना पड़ता. टीम लीडर बनने के पीछे जो प्राइम रीजन मुझे लगता है वो ईगो सेटिस्फैक्शन या सेंस ऑफ अथॉरिटी. मैं बॉस बन जाऊं, मैं मैनेजर या सुपरवाइजर बन जाऊं, वो वाला फैक्टर रहता है. जो आपने अभी बताया कि हैप्पीनेस का सीड हम कल्टीवेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जेलसी का सीड कल्टीवेट करने लगते हैं. और हैप्पीनेस का सीड हम तभी कल्टीवेट कर सकते हैं जब हम अपने जेंडर्स को समझेंगे. तो जेंडर्स का हैप्पीनेस से क्या कनेक्शन है? आई एम नॉट एबल टू गेट इट वन थिंग. क्योंकि अगर हम जेंडर को फिजिकल जेंडर के थ्रू हैप्पीनेस लेने का एफर्ट देखें तो वो तो जानवर भी करते हैं. और आई डोंट थिंक कि मनुष्यों का मतलब वो है. वो तो ऑलरेडी चल रहा है एम्स्टरडैम में या लास वेगास में, इस तरह की दे आर कॉल्ड कैपिटल ऑफ सच थिंग्स. आई मीन जेंडर का हैप्पीनेस से क्या कनेक्शन है? I couldn't get it rightly. Right. So the reason why females have started saying that we will not marry, why daughters started saying that we will not marry, simple reason that they know that after marriage also they are not going to get happiness. Whatever they are supposed to do after marriage, they have done it before itself, and they found that there is no happiness connected with that. So why marry? And why mothers are cribbing that why my daughter is not marrying? She is the one who has done her upbringing, and why daughter is responding to that I will not marry? Why is that? एक बहुत बड़ा रीजन तो ये है कि जो एजुकेटेड फीमेल्स हैं वो अपने आसपास मैरिड फीमेल्स की हालत देखती हैं. वो कहते हैं ना, शरीफों का हाल वो देखा जमाने में कि शराफत छोड़ दी मैंने. तो जब वो देखती है अपने आसपास
कि मैरिड फीमेल्स आर नॉट हैप्पी, चाहे उनकी माँ है, चाहे उनकी बहन है, चाहे भाभी है, तो नेचुरली उन्हें लगता है कि व्हाई शुड वी गेट मैरिड, एंड देन दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, दे हैव देयर करियर सेटल्ड, तो वो शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहती और वो किसी के घर जाकर उसके हिसाब से रहे, उसके मन मुताबिक रहे, दैट आइडिया डजंट क्लिक टू देम। ऐसा मुझे लगता है एजुकेटेड कम्युनिटी में ये थॉट प्रिवेल कर रहा है। हाँ, माँ क्यों चाहती है कि बेटी की शादी हो ही, ये मुझे नहीं पता, बट यस, एवरी मदर आई नो वांट्स कि उसकी बेटी की शादी होनी चाहिए, चाहे उसकी अपनी शादी कैसी ही चली है, चाहे वो डिवोर्सी भी है, फिर भी वो चाहती है कि बेटी की शादी जरूर हो जानी चाहिए। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है कि मैरिज इज एक्चुअली, विवाह जिसको कहा गया है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रिसीविंग हैप्पीनेस। Happiness seed if you have to cultivate, then that marriage, Sanatan marriage, is the only answer. If you want happiness seed to be cultivated well, it should give fruits. Happiness tree, if you cultivate and it doesn't give fruit, it is a waste. Happiness, like jealousy, gives 4 or 5 type of fruits. लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, वो जो देता है 4-5 तरह के all kind of negative elements. Similarly, happiness gives you 4 or 5 types of fruits, which gives you enjoyment, anand, sampurna anand, purna anand. All these things will be available only then. So we are trying to become animal actually. The problem is, it is called na, man is a social animal. Why it is called? Because we are trying to become animal only. We will not marry. We will live like animals. So if you want that kind of society, that kind of society is already existing. But if you want Sanatan society, like live 16, look 16, then there are rules for that, which you have to follow. There is no other choice. रूल्स हमेशा से कम भारतीय समाज में एग्जिस्ट करते थे, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 2000 साल पहले। लेकिन उन रूल्स के साथ भी आज हमारी सोसाइटी की ये हालत है कि बेटियां शादी करने को मना करती हैं, बेटे कंफ्यूज हैं, करे तो करे क्या, और मैन और सोशल एनिमल में क्या फर्क है, वी आर नॉट एबल टू जज। और लोगों को सीरियसली अब एक ये डिफरेंशिएशन खत्म होता जा रहा है कि हम मनुष्य हैं या इंसान हैं, मेल है या फीमेल है। रूल्स, आपने रूल्स की बात की कि सनातन संस्कृति में रूल्स हमेशा रहेंगे, और आप जेंडर की बात कर रहे हैं कि जेंडर अपना जानकर ही हम हैप्पीनेस सीड को कल्टीवेट कर सकते हैं। ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। फिर आपने लोगों की बात की, मुझे नहीं पता कि ये लोग क्या हैं भी कि नहीं है, लेकिन हाँ, हेवन और हेल के बारे में हर एक बुक में बात हुई है, कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, सभी जगह अलग अलग शब्दों में इसके बारे में बात हुई है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। लेकिन सीधी बात, हमारी लाइफ में हम हैप्पीनेस अटेन करना चाहते हैं तो क्या करें, कौन सा रूल फॉलो करें और कौन सा डिस्कार्ड करें, क्योंकि पेरेंट्स ने जो रूल सिखाए हैं उससे उन्हीं को हैप्पीनेस नहीं मिली तो हमें क्यों मिलेगी। इसीलिए अगली जनरेशन पेरेंट्स के बनाए रूल्स को डिस्कार्ड करती है, सोसाइटी के बनाए रूल्स को डिस्कार्ड करती है। पर हम जंगल जैसा जीवन जिए, ऑफ कोर्स दैट इज नॉट मेकिंग सेंस। करना क्या है, सॉल्यूशन क्या है, आई मीन कहाँ पे हम लोग मिसगाइड हो रहे हैं। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशंस है, बहुत ही आसान रास्ते हैं, बहुत ही आसान रास्ते हैं। कि एक शब्द सुना होगा, सेल्फ रियलाइजेशन। That is precisely 3 minutes job. I can make anyone self-realize in 3 minutes, provided the person understand what does self-realization mean.
The problem is that people do not know what they want. They are looking for self-realization, but they don't know what self-realization is. People are looking for God sitting inside, but they do not know how to identify. People want to live happy life, but they do not know what is happiness seed. People want to get rid of anger, but they do not know that it is a fruit of the jealousy seed. So unless you try to understand that, yes, I have this problem, I have to solve it, I only can solve it. Somebody may guide me, but ultimately medicine I only have to take. टेस्टिंग करानी है तो मुझे थर्मामीटर अपने मुंह में लगाना ही पड़ेगा, कोई हल नहीं है उसका। तो टेस्टिंग करने के लिए लोग उपलब्ध है, पर अनलेस यू ओपन योर माउथ, नो वन कैन पुट थर्मामीटर इन योर माउथ। देन बीपी नापना है, ब्लड प्रेशर नापना है, तो ब्लड प्रेशर नापने का जो प्रोसीजर है वो करना ही पड़ेगा, कोई हल नहीं है उसका। ब्लड टेस्ट करवाना है तो ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड वहीं से देना पड़ेगा जहां पर के जोन सा ब्लड उसको टेस्ट करने के लिए निकालना है। अब ये ब्लड टेस्ट में भी बहुत सारे चीजें हैं जो समझने वाली है। लोगों को इस बारे में ज्ञान तब होता है जब उनका ब्लड टेस्ट करने के लिए वो जाते हैं। मैं गया था 3-4 साल पहले, तो उन्होंने कहा ये अब की बार ब्लड यहां से निकालेंगे, अब की बार ब्लड यहां से निकालेंगे, अब की बार यहां से निकालेंगे। तो मुझे समझ में आया कि ब्लड टेस्ट किस तरह का ब्लड टेस्ट करना है, उस तरह का ब्लड वहां मिलेगा तो वहां से निकालेंगे। तो इसलिए ये चीजें समझ में आती नहीं है। लगता है कि जब तक हम भुगत ना लें, जब तक हम भोग ना करें, जब तक हम नुकसान ना उठा लें, तब तक हमें समझ नहीं आता कि नुकसान क्या होता है। हम दूसरों के दोष देखते हैं, पर उस दोषों से हुआ नुकसान नहीं देखने की कोशिश करते। People who are smart, they try to learn from their mistakes. But people who are intelligent, they try to learn from others' mistake. Mistake is what? Mistake is नुकसान हो गया, गलती हुई, गलती का नुकसान हुआ तो नुकसान दिखाई दिया, गलती हुई दिखाई नहीं दी। दूसरों की गलतियों से सीखो। दूसरों की गलती के नुकसान जो हुआ, जो नुकसान है वो देखोगे तो बेकार है, उससे फायदा नहीं होगा। अगले का 100 रुपए का नुकसान हुआ, तुमने 90 का कर लिया, तो उससे क्या फर्क पड़ा। इसलिए दूसरों की गलतियों से सीखो, ना कि गलतियों से हुए नुकसान से सीखो। फर्क समझो इन दोनों चीजों में। जी, दूसरे का नुकसान हुआ तभी तो दूसरा गड्ढे में गिरा, तभी तो हमें समझ आएगा कि अच्छा इसने कुछ ना कुछ गलती की थी जिसकी वजह से गड्ढे में गिरा है। हमने कौन सी की थी? एग्जैक्टली वो जो नुकसान हुआ उसके किस गलती की वजह से हुआ, वो समझने की जरूरत है। हमने क्या किया, हमने प्रॉब्लम ये गड्ढे में गिरा है तो मैं उधर नहीं जाऊंगा, जबकि उस गड्ढे के अंदर गोल्ड बिस्किट पड़े थे और गोल्ड मैं ढूंढ रहा हूं कहीं और। तो नुकसान किस गलती की वजह से हुआ, वो गलती को ढूंढना है, ना कि नुकसान को देखना है क्या हुआ। हम लोग कितना नुकसान हुआ पे चले जाते हैं, पर हम ये नहीं समझने की कोशिश करते कि नुकसान हुआ किस वजह से है। आग लग गई तो तुमने फायर अलार्म नहीं लगा रखा था। अरे फायर अलार्म लगाने से क्या होगा जब तक तो मुझे ये नहीं पता लगेगा कि गलती आग लगी किस वजह से। तो हमें ये सिस्टम ही बदलना होगा अपना, कि फ्रूट देखा तो पता लगा कि ये आम के पेड़ पर लगा था, आम देखा तो आम के पेड़ पर लगा था। ये नहीं पता कि जब आम खा के देखा तो उसमें कड़वा था वो आम। तो कड़वा कैसे हो गया आम? तो आम कड़वा इसलिए हो गया क्योंकि नीम के पेड़ पे आम लगा हुआ था। अब आप ये मत कहना कि नीम के पेड़ पे आम नहीं लग सकता। ग्राफ्टिंग में हर चीज
संभव है। जब एक की किडनी दूसरे में लगाई जा सकती है तो एक का आर्म दूसरे में आर्म क्यों नहीं लगाया जा सकता? तो इसलिए उस कंफ्यूजन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। जी, हैप्पीनेस की आपने बात शुरू की तो मुझे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने आप सामने दिखाई दिए जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, जिन्होंने अच्छी डिग्रियां कमाई, अच्छा पैसा बनाया, अच्छा बड़ा मकान बनाया, बच्चे हुए, अब बच्चे उनको पूछते नहीं है, या बच्चे सेटल नहीं हुए, या बच्चे बीमार हुए, या बच्चों की डेथ हुई। ऐसे ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स को मैं पर्सनली जानती हूँ अपनी लाइफ स्पैन में। तो मैंने ये समझा कि हैप्पीनेस ढूंढने के लिए वो चले, उन्होंने बहुत लंबा सफर तय किया, 15 साल 20 साल का, और अल्टीमेटली उन्हें हैप्पीनेस नहीं मिली। हैप्पीनेस कल्टीवेट उन्होंने नहीं की, ये क्लियरली दिखता है। नुकसान उनका दिखता है, आसान है देखना उसका नुकसान, उसके बच्चे का ये हो गया, उसको खुद को ये हो गया, आसान है देखना, आसान है। लेकिन गलती कहाँ की थी, क्या की थी, ये देखनी मुश्किल है। दूसरा, हम वापस अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाएंगे कि क्या एंटीना जो केतु विज्ञान के रेमेडी सिस्टम का एक हिस्सा है, क्या एंटीनास हमें हेल्प करते हैं हैप्पीनेस चीज को कल्टीवेट करने में? और हैप्पीनेस चीज को कल्टीवेट करने का प्रोसेस क्या है, और उसमें कहाँ मिस्टेक कहाँ होती है, जिसकी वजह से इतना लंबा सफर करने के बाद पीपल रियलाइज कि फल कड़वा था। 20 साल उसको पौधे को सींचा, पेड़ बन गया, फल खाया, तो ये तो कड़वा निकला। 20 साल मिस्टेक कहाँ? तो मिस्टेक प्रिसाइजली यही हुई कि जब आम का पेड़ है तो उसको नीम पे उगाने की जरूरत क्या है? आम का पेड़ है, उसको नीम के ऊपर उगाने की जरूरत क्या है? मुझे ये नहीं समझ में आया। आम के पेड़ जितने मर्जी लगा लो तुम। एक तरफ हम प्योरिटी की बात करते हैं, हाइजीन की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हम उसको उसी को खत्म करते हैं। प्योरिटी कैसे खत्म हुई कि नीम के पेड़ पे आम लगा दिया हमने, तो हमने तो बहुत तीर मार लिया कि नीम के गुण जो है आम में आ गए। अब नीम के गुण आम में ढूंढ रहे हैं। वे नीम लगा हुआ है, एक आम और लगा दो तो नीम के गुण नीम में ढूंढो, आम के गुण आम में ढूंढो। आम में नीम के गुण ढूंढने की क्या जरूरत है? प्रिसाइजली इसी थिंकिंग ने हमें जेंडर्स की ऐसी की तैसी कर दी हमारी, कि हम जेंडर जो है, हमारा फिजिकल जेंडर क्या है, मेंटल जेंडर क्या है, स्पिरिचुअल जेंडर क्या है, इसके बारे में जानकारी नहीं, पता करने की कोशिश ही छोड़ दी। पता ही नहीं है। ऐसा भी होता है कि पता ही नहीं है। और अब तो फिजिकल जेंडर में भी मैं मेल हूं या फीमेल हूं, ये सामने वाले को पता ना लग जाए देखने से। हालत ये आ गई है हमारी। तो हम लोगों ने हैप्पीनेस नाम की चीज को तो टोटल एलिमिनेट कर दिया अपनी लाइफ से। हैप्पीनेस चीज के कल्टीवेशन की स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग पॉइंट है जेंडर, फिजिकल जेंडर, मेंटल जेंडर और स्पिरिचुअल जेंडर। और अगर हम इस कंसेप्ट को समझे बिना पेड़ को उगाने की कोशिश करते हैं, बीज को जाना ही नहीं और उसको पालना पोसना शुरू कर दिया, तो हमें फल कड़वा मिलेगा, ये गारंटेड है। ओके, अगेन बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन ऑफ टुडे, एंटीनास का क्या रोल है इसमें मेरी लाइफ में? एंटीनास, जो एंटीनास हमें मिलते हैं एशो मॉल में, केतु विज्ञान का एक हिस्सा है, एंटीनास से मेरी लाइफ में क्या होगा? आई मीन वो किस तरह से मुझे हेल्प करेगी? राइट। तो एंटीना शब्द तो सुना ही होगा। एंटीना कहाँ यूज होता है? एंटीना किस पर्पस के लिए यूज होता है? सिग्नल को रिसीव करने के लिए। जैसे जब हम छोटे थे तो हर एक छत पे एंटीना लगता था, आज डिश लगती है टू रिसीव द सिग्नल। डिश भी एंटीना ही है बेसिकली, रडार कह देते हैं उसको। तो एंटीना मीन्स टू रिसीव, ओनली टू रिसीव। माइंड इट, एंटीना इज ओनली ए टूल विच रिसीव्स एंड डिलीवर्स। तो अब, और एंटीना इज यूज फॉर रिसीविंग सिग्नल। That means some signal is available. So according to that, we have to use antenna for.
जैसे अगर चैनल नंबर 10 हमें रिसीव करना है टीवी पे, तो एंटीना चैनल नंबर 10 के लिए होना चाहिए। 11 करना है तो उसकी ट्यूनिंग बदलनी पड़ेगी। तो एक कंपोनेंट लगा करता था ट्यूनर, टीवी के अंदर चैनल सेलेक्ट करते हो जो, तो वो ट्यूनर है बेसिकली, कि आपने अपने एंटीना को ट्यून कर दिया चैनल रिसीव करने के लिए, वो वाला जो हम चाहते हैं। एक शब्द सुना होगा सेतु, ब्रिज, और एक शब्द सुना होगा टनल। ठीक है, तो अब यहां पर मोटा मोटा हम लोग एंटीना की बात कर रहे हैं, क्योंकि तुमने एंटीना सवाल पूछा था। तो एंटीना इज टू रिसीव, सो these antennas what you are talking available at Asho Mall, they are also there to receive signals, but from where? The key is from where? जैसे मोबाइल के अंदर एंटीना लगा होता है टू रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम मोबाइल टावर, ट्रांसमिशन टावर, ऐसे ही लोक बताए मैंने, 14 लोक हैं, उनसे सिग्नल रिसीव करने के लिए एंटीना चाहिए। तो अगर हमें स्वर्ग लोक की वाइब्रेशंस को रिसीव करना है तो उसके लिए एंटीना चाहिए। अगर हमें वैकुंठ लोक की वाइब्रेशंस को रिसीव करना है तो उसके लिए हमें अलग एंटीना चाहिए। और अगर हमें पाताल लोक से कनेक्शन बनाना है तो उसके लिए हमें अलग एंटीना चाहिए। तो ऐसे 14 लोक हैं जो बताए गए हैं, लेकिन एंटीना तो और भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो जेंडर बेस्ड है। लोक अलग अलग है, एंटीनाज अलग अलग है, और उनके सिग्नल रिसीव करने के लिए एंटीनाज अलग अलग है, प्रोसीजर्स अलग अलग हैं। एक एंटीना लगाते हो तो वो स्वर्ग की वाइब्रेशन रिसीव करने लगेगा, बट उसने रिसीव करके दे दी, अगर आपकी ट्यूनिंग वैसी नहीं है तो वो आप रिसीव नहीं कर पाओगे। तो आपको अपना चैनल भी बदलना पड़ेगा। आप पृथ्वी लोक पर रह रहे हो तो पृथ्वी लोक के सिग्नल रिसीव करने के लिए आपको पृथ्वी से जुड़ना पड़ेगा, तो वो ब्रिज बनता है, सेतु। जिस लोक पर आप रह रहे हो उस लोक से कनेक्ट करने के लिए ब्रिज बनाना पड़ता है या टनल बनानी पड़ती है। टनल तो आप किसी और ग्रहों से जुड़ने के लिए टनल बनानी पड़ती है। अपने ग्रह से जुड़ने के लिए जिस पे हम रहते हैं, जैसे पृथ्वी, इसके लिए चाहिए सेतु, ब्रिज, और दूसरे ग्रहों से जुड़ने के लिए हमें चाहिए टनल। यहाँ ग्रह की बात हो रही है या लोक की? क्योंकि आपने शुरुआत में लोकों की बात की ना। लोक के लिए एंटीना, देखो तीन चीजें हैं। लोक चाहिए, लोकों से कनेक्शन चाहिए तो एंटीना चाहिए। अगर ग्रहों से कनेक्शन चाहिए तो टनल चाहिए। और अगर पृथ्वी से जहां पर रह रहे हो उससे कनेक्शन चाहिए तो ब्रिज बनाना पड़ेगा। तो ये तीन तरह के कंपोनेंट हैं जो आपको यूज करने पड़ेंगे, जो भी आप चाहते हैं, जिससे भी आप कनेक्टिविटी चाहते हैं, जैसी भी चाहते हैं। जी, एक और प्रश्न जी, हम पाताल लोक या बैकुंठ लोक से कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे कि? एग्जैक्टली। तो हमें आनंद चाहिए, नहीं चाहिए? पूर्ण आनंद चाहिए, नहीं चाहिए? संपूर्ण आनंद चाहिए, नहीं चाहिए? तो अगर ये चाहिए तो फिर तो आपको कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। कोई कहीं से मिलेगा, कोई कहीं से मिलेगा, कोई कहीं से मिलेगा।
ये तो हमारे अंदर ही है, हैप्पीनेस चीज हमारे अंदर है, उसको हम कल्टीवेट करेंगे तो उसमें से ये फल आते हैं, आनंद, पूर्णानंद, संपूर्णानंद। हमें बाकी लोगों के अगर कुंडली देखोगे, जो एस्ट्रोलॉजी की बात करोगे, तो रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोने से काम नहीं चलने वाला है। एस्ट्रोलॉजी में या वास्तु में घर को पुरुष माना जाता है, कुंडली को पुरुष माना जाता है, तो उसमें ही तो सारे ग्रह बैठे हैं। तो सारे ग्रह इंसान के, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो कहा तो है कि जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। तो ब्रह्मांड वाले से पिंड वाले का कनेक्शन बना लो, तो तुम ब्रह्मांड हो जाओगे। जी। तो जो भी कुछ यूनिवर्स में है वही हमारे अंदर भी है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, लेकिन हमें उसको जागृत करना होता है, अवेकन करना होता है। नहीं, जागृत तो होता है, पर स्ट्रेंथ, उसकी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है। मतलब वी हैव टू इम्प्रूव, कल्टिवेट इट। सीड तो है, बीज तो है, पर उसको अंकुरित ऑटोमेटिक मोड में होगा, या होगा तो है ही, अंकुरित तो होगा ही होगा। जैसे कि कंसीव किया तुमने, तो बड़ा तो होगा ही होगा, पर वो गर्भ में ही ना मर जाए, ये ध्यान तो तुम्हें रखना पड़ेगा। जैसे हमारे पास इस तरह के केसेस बहुत आते हैं कि सीनियर जनरेशन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड होती है। एक उसकी अपनी हेल्थ प्रॉब्लम, दूसरा बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएं, तीसरा पास्ट के रिग्रेट्स, पेरेंट्स की डेथ हो गई, भाई बहन की डेथ हो गई, अकेलापन जैसी प्रॉब्लम्स। ऐसे लोग अब क्या उनकी लाइफ में भी आनंद, संपूर्ण आनंद, पूर्ण आनंद, इन चीजों के कोई मायने रह जाते हैं? क्या ये उनके लिए पॉसिबल है अटेन करना? ये हर इंसान के लिए, हर मनुष्य के लिए संभव है। मनुष्य जन्म मिला इसीलिए है कि तुम तीनों के तीन आनंद, आनंद, पूर्णानंद, संपूर्ण आनंद प्राप्त कर सको। ईच इंडिविजुअल, ये प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इट इज ऑफ ईच इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल टू रिसीव सेल्फ आनंद, पूर्णानंद एंड संपूर्ण आनंद। जी। तो ये तो बात हुई एंटीनास की, और आपने जो बात आज शुरू की कि जेंडर अपना समझ के, उसको आइडेंटिफाई करके ही हम अपने हैप्पीनेस चीज को कल्टीवेट कर सकते हैं। और जो आपने जेलसी चीज की बात की कि हैप्पीनेस चीज हम कल्टीवेट नहीं करते और जेलसी चीज कल्टीवेट करने लगते हैं। अगर हम हैप्पीनेस चीज को कल्टीवेट करने लगेंगे तो क्या ऑटो मोड में हमारा जेलसी सीड मेंटेन होगा? आई मीन कि वो फल नहीं देगा जो हमें नहीं चाहिए, या उसके लिए अलग एफर्ट है, हैप्पीनेस चीज को कल्टीवेट करने के लिए अलग एफर्ट है? जब दो तरह के अगर बीज डाल रहे हो तो दो तरह की एफर्ट करनी पड़ेगी ना, एक से कैसे चलेगा काम? वही तो, रोने से काम नहीं चलेगा। हैप्पीनेस की सीड की कल्टीवेशन देता है सूर्य, और जेलिसी को कम करने की जो सीड की जो कल्टीवेशन के लिए एनर्जी देता है, वो देता है चंद्रमा। तो इसलिए रोने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू स्टार्ट गेटिंग देम, देयर इज नो अदर चॉइस। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन that areas where you lack whatever you, I mean, तुम्हारी हैप्पीनेस पुअर है तो हैप्पीनेस के लिए काम करो, जेलसी बढ़ी हुई है तो उसके लिए काम करो, पर दोनों के लिए काम अलग अलग है, एक ही काम में दोनों नहीं चलेंगे। हैप्पीनेस सीड को कल्टीवेट करने के लिए प्रोसीजर्स अलग फॉलो करने हैं, और जेलसी सीड को वो ना बढ़े उसके लिए अलग
प्रोसीजर्स फॉलो करना है, ये अपने आप में क्या आपको नहीं लगता कि बहुत डिफिकल्ट सा रास्ता है और इसमें चलना बहुत मुश्किल है? आई एम सॉरी टू से, वो लेकिन इसीलिए इसीलिए लड़कियों ने शादी करने को मना कर दिया ना कि डिफिकल्ट रास्ता है। देखो भाई, मैं कुछ जानता नहीं हूँ इस बारे में, प्रकृति ने जो बनाया है, पर अब प्रकृति और प्रवृत्ति जब दो चीजें हैं तो दो चीजें रहेंगी ना, दोनों को अलग अलग समझना ही पड़ेगा, कोई हल तो है ही नहीं। प्रकृति और प्रवृत्ति दो चीजें हैं और हर एक की अपनी अपनी है, तो दोनों को ही समझना पड़ेगा, नहीं तो काम कैसे चलेगा। ये प्रवृत्ति हमारे जेंडर से डिफाइन होती है, प्रवृत्ति नहीं, मेंटल जेंडर, स्पिरिचुअल जेंडर, इसी से तो प्रवृत्ति डिफाइन होगी। वो मतलब कनेक्टेड है, प्रवृत्ति और प्रकृति दोनों जो है वो दोनों कनेक्टेड है। जेंडर को ये समझ लो ना कि दो जेंडर, दो कनेक्शन हो गए, माइंड एंड ब्रेन, ब्रेन एंड बॉडी, क्योंकि माइंड इज नॉट कनेक्टेड विद बॉडी। माइंड इज कनेक्टेड विद ब्रेन एंड ब्रेन इज कनेक्टेड विद बॉडी। सो टू जेंडर्स, दो जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन संभव है, तो एक प्रवृत्ति के लिए एक प्रकृति के लिए। माइंड एंड ब्रेन इज प्रवृत्ति एंड ब्रेन एंड बॉडी इज प्रकृति। मीन्स आपने बताया था कि एक मेंटल जेंडर होता है, एक फिजिकल होता है, एक स्पिरिचुअल होता है। स्पिरिचुअल जेंडर हमारे ब्रेन का है, माइंड का हमारा मेंटल जेंडर है। तो माइंड और ब्रेन का अलग अलग है, तो उसकी वजह से एक जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। और फिजिकल जेंडर और ब्रेन का जेंडर अलग अलग है, उसकी वजह से कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। और जो फिजिकल जेंडर और मेंटल जेंडर अलग अलग है, उसकी वजह से कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आएगा। ओके, अच्छा, जब ये ठीक है। कहा जाता है कि मन लगा के काम करो, जब ये कहा जाता है मन लगा के काम करो, तो दैट मीन्स योर ब्रेन जेंडर इज फुल्ली फंक्शनल। हम मन लगाकर काम करने की बात करते हैं तो मेंटल जेंडर की नहीं, ब्रेन के जेंडर की बात कर रहे हैं। ओके, तो क्या ये पॉसिबल है जब हमारा जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन हम मैनेज कर लेते हैं तो मन लगाकर भी हम काम कर पाते हैं? सारे काम ही मन लगा के करोगे, काम तुम चुनोगे वही, सेलेक्ट तुम वही काम करोगे जिसमें तुम्हारा मन लगता है। तुम बाकी काम चुनोगे ही नहीं, सेलेक्ट ही नहीं करोगे। अश्विनी जी, एक और प्रश्न। आपने अभी सेतु और ब्रिज की बात की, सेतु और टनल, ये बात की। पहले भी इसके बारे में आपने कहीं कहीं कुछ बताया है, जो कि समझने में मेरे लिए तकरीबन इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दो चीजें जुड़ती हैं, चाहे वो टनल से जुड़ रही है चाहे ब्रिज से जुड़ रही है, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो जुड़ रही है, दैट्स इट। जैसे मन और बुद्धि, वो चाहे टनल से जुड़ी या चाहे ब्रिज से जुड़ी, उससे क्या फर्क पड़ा? वो जुड़ती है, वो जुड़ी रहनी चाहिए, ये समझ में आता है। टनल या ब्रिज का फर्क हमें समझने की क्या आवश्यकता है? ये बताओ मेरे को कि जीवित प्राणी और मृत प्राणी में कौन सा यूजफुल है? फिर तो जीवित प्राणी में टनल्स काम कर रही है और जो डेड बॉडी है उसको तुम ब्रिज की तरह से यूज कर सकते हो। आई मीन, क्या फर्क है? टनल में भी टू वे कम्युनिकेशन रहेगा, आना जाना, और ब्रिज में भी टू वे कम्युनिकेशन रहेगा। तो क्या फर्क पड़ा? जैसे हम कंप्यूटर की भाषा में देखते हैं कि डेटा बस पे जाता है, डेटा के लिए कनेक्शन बनते हैं, तो इस टू वे कम्युनिकेशन, इसमें ब्रिज है या टनल है, इससे क्या क्या डिफरेंस कहाँ आता है? बता रहा हूं ना कि तुम यहां पे अगर तुमने कंप्यूटर की बात की है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो तार के ऊपर नहीं चल सकती, उनको टनल चाहिए ही चाहिए। और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो टनल के अंदर नहीं चल सकती, उसको सरफेस चाहिए ही चाहिए।
तो दोनों में फर्क समझ आ गया ना। इलेक्ट्रिसिटी अगर चलानी है खाली तो आपको वो चाहिए, ब्रिज चाहिए। और अगर आपको खाली वेव चलानी है, पानी चलाना है मान लो, तो पानी के लिए आपको टनल चाहिए। पानी बिना टनल के नहीं चल सकता ना। दो चीज हो गई। अब अगर दोनों चीजें चलानी है एक साथ तो टनल जो आपको दो सरफेस देता है। टनल में आप अंदर से पानी चला सकते हो, ऊपर से भी पानी चला सकते हो। जबकि ब्रिज में दो चीजें नहीं अवेलेबल। यही फर्क है। एक शब्द जो 5T नेचुरोपैथी का हिस्सा है, कॉन्जिगुलर नेटवर्क ऑफ टनल्स। हम इसके बारे में बात करते हैं कि आपकी हेल्थ, लोगों की हेल्थ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जिसके बारे में नॉर्मली बात नहीं होती। इसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है हमारी बॉडी में, टनल्स का एक नेटवर्क होता है, और वो डिस्टर्ब होने की वजह से मन का खराब रहना, नींद में ठीक ना आना, और सारी तरह की बीमारियों में हमें ये तो हेल्दी रखना ही पड़ता है, जितना एक नेचुरोपैथ होकर मैंने जाना है। कॉन्जुगल नेटवर्क ऑफ टनल्स बेसिकली है क्या, और क्या ये एक फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट है या एक फिजिकल कंपोनेंट है? कॉन्जुगल नेटवर्क ऑफ टनल्स के बारे में हमें क्या जानना जरूरी है? जनरलाइज्ड फॉर्म में हमें क्या जानना जरूरी है इसके बारे में, जो कि नॉर्मली मेडिकल सिस्टम में कवर नहीं किया जाता है? जानने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जितना भी ब्लड फ्लो कर रहा है तुम्हारा, वो टनल के अंदर फ्लो कर रहा है, वो टनल के अंदर ही फ्लो कर सकता है, क्योंकि इट इज ए लिक्विड, इट कैन फ्लो ओनली इन टनल। सो ऑल योर नर्व्स आर टनल्स ओनली। And since they are tunnel, so energy flows over the tunnel and blood flows inside the tunnel. That's it. जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जिसमें ब्लड फ्लो करता है, उसमें सिर्फ ब्लड नहीं फ्लो करता, साथ में उसके ऊपर एनर्जी भी फ्लो करती है। हमें ये समझना होगा जब हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं कि एनर्जी फ्लो इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे मुझे लगता है कि एंटीनाज जो हम यूज करते हैं, उनका इम्पोर्टेंट रोल आता होगा टू रेगुलेट द एनर्जी फ्लो इन आवर बॉडी। जो जेंडर मैनेजमेंट में भी ये इसका एंटीनास का बहुत अच्छा रोल है, स्पेशली सेतुस का। केतु सेतु इज वेरी यूजफुल फॉर कनेक्शन बिटवीन, establishing the connection between your brain and body. इसका मतलब केतु सेतु हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि स्पिरिचुअल जेंडर जो कि हमारा ब्रेन से कनेक्टेड है, वो हेल्दी होगा, और बॉडी की एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, जो हम काम करते हैं, उस पर असर आएगा अगर हम केतु सेतु यूज करते हैं। तो आज हमने बेसिकली एंटीना और सेतु, और तीसरा आपने एक सेतु के बारे में बताया, अपने टनल के बारे में बताया, और एंटीना के बारे में बताया। तो इनके बारे में आज हमने समझा, और ये केतु विज्ञान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, रेमेडी सिस्टम, क्योंकि जहां कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे दवा वहां पहुंचे दुआ। तो अपने आप के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें ये हेल्प करते हैं। तो अश्विनी जी, आज के लिए इतना ही। हम आज का ये एपिसोड यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस प्रोग्राम में समय देने के लिए, और प्रणाम। प्रणाम। लाइफ में हैप्पीनेस अगर चाहिए तो हमें समझना होगा अपने तीनों तरह के जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन को।
जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन दो तरह का हमारे अंदर हो सकता है, माइंड एंड ब्रेन का या ब्रेन एंड बॉडी का। और 3 तरह के जेंडर हर एक पर्सन में होते हैं। अगर आप बच्चे को पाल रहे हैं और आप नहीं चाहते कि कड़वे फल मिले, तो उसके तीनों जेंडर्स का ध्यान रखकर ही उसे पाला जाए। इसके साथ ही केतु सेतु या कुछ एंटीनास या कुछ टनल ये अवेलेबल है, जिनको हम एशोमॉल से प्राप्त कर सकते हैं। और इनके थ्रू हम अपनी नेटवर्क को, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसको हेल्दी कर सकते हैं। और जो लोग हैं, स्वर्ग की वाइब्रेशंस, हेल्थ की वाइब्रेशंस, जो भी कुछ आप रिसीव करना चाहते हैं, यू कैन रिसीव यूजिंग दीज ब्रिजेस एंड एंटीनास। इसमें ये जानना जरूरी है कि जिस लोक में आप रहते हैं, उसी लोक से जुड़ने के लिए सेतु है, और किसी और ग्रह या किसी और लोक से रिसीविंग के लिए एंटीनास है, और ये अवेलेबल है एशोमॉल में। केतु विज्ञान एक ऐसा रेमेडी सिस्टम हमें देता है जिसके थ्रू हम किसी भी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। आपके रिलेशनशिप्स हैं, फेलियर्स हैं, आपका मेंटल डिस्टर्बेंस है, या आपके एप्रीहेंशंस, भविष्य को लेकर चिंताएं हैं, घबराहट है, या आपका करियर डिस्टर्ब है, किसी भी तरह की समस्या है, केतु विज्ञान के थ्रू रेमेडी इज अवेलेबल। तो आज के लिए इतना ही। केतु विज्ञान में आप इसी प्रकार जुड़े रहें। कृष्णीष्ट मंदिर से मैं हूँ निधि कंसल, और आप देख रहे थे कुछ नाकर भैया दिल्ली वाले से सुन रहे थे केतु विज्ञान के रेमेडी सिस्टम के बारे में। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।